हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं अरुण पाठक अनन्या एकेडमी के इस ऑनलाइन मंच से आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग लगातार इस कोरोना काल में आपसे जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, आपको सुविधा देने का प्रयास कर रहे हैं और ज्ञान बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा ये प्रयास है कि इतिहास संबंधी जो विशिष्ट टॉपिक हैं आप तक पहुंच जाएं। फिर जब आप रेगुलर एडमिशन में हमारे आएंगे तो हम रेगुलर क्लास चलाएंगे। अभी हम विशिष्ट टॉपिक आपसे शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे टॉपिक्स हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड हैं, जरूर एग्जाम में आते हैं और एक बार पढ़ लेने के पश्चात, हमारा लेक्चर पूरा देख लेने के पश्चात आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आज स्वाधीनता संघर्ष की कड़ी में बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन का बड़ा योगदान है। तो हमने आज के टॉपिक को रखा है आपके लिए बंगाल विभाजन और एवं स्वदेशी आंदोलन, इनका क्या रिलेशन है, बंगाल विभाजन का मोटो क्या था। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि पहले बेसिक जानकारी आप लीजिए कि बंगाल विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर या भारत का गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था। तो सामान्य जानकारी मैं अब देना चाहूंगा कि देखिए, इस समय ब्रिटिश भारतीय वायसराय, माने भारत का वायसराय कौन था, ये आपको ध्यान देना है। तो लॉर्ड कर्जन है ना, लॉर्ड कर्जन। ठीक, अब बात आई कि बंगाल विभाजन का निर्णय क्यों लिया गया, बंगाल विभाजन क्यों किया गया, क्या जरूरत थी भाई। 1874 में पहले ही बंगाल से काटकर असम का निर्माण कर दिया गया था, तो फिर आज ऐसी क्या जरूरत पड़ी बंगाल विभाजन, इसका मोटो क्या था। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इनका छुपा एजेंडा था, इनका बाहरी एजेंडा था कि बंगाल बहुत बड़ा हो गया है, प्रशासनिक असुविधा हो रही है, इसलिए बंगाल का मुझे विभाजन करना है। लेकिन एक्चुअलिटी ये थी कि बंगाल में राष्ट्रवादी विचारधारा बड़ी तेजी से पनप रही थी। बंगाल में अंग्रेजों के विरुद्ध धीरे धीरे आवाज उठ रही थी। तो अंग्रेजों को लगा कि यह आवाज धीरे धीरे, वैसे भी भाई उत्तर भारत में यह आवाज बढ़ी और महाराष्ट्र में यह आवाज बढ़ी, तो अंग्रेज भयभीत हो गया कि कहीं ऐसा न हो कि यह जो राष्ट्रवादी विचारधारा बंगाल की है, महाराष्ट्र उत्तर भारत होते हुए संपूर्ण भारत को अपने आगोश में ले लेगी, तो हमें अतिशीघ्र भारत से वापस जाना पड़ेगा, विवश होना पड़ेगा। इसीलिए बंगाल विभाजन का वास्तविक जो इंटरनल उद्देश्य था वो ये था कि अंग्रेज चाह रहा था कि बंगाली राष्ट्रवाद को यहीं पर तोड़ दिया जाए, और बंगाली राष्ट्रवाद को तोड़ने के लिए उन्होंने सांप्रदायिक खेल खेलना शुरू किया, माने कम्युनल गेम शुरू किया। तो आइए थोड़ी सी मैं इसकी अब चर्चा करता हूं, मोटो को लेकर, उद्देश्य को लेकर। जब हम विभाजन के उद्देश्य को डिसाइड करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इस उद्देश्य के बारे में कहा जा सकता है कि अंग्रेजों के अनुसार क्या उद्देश्य था, बंगाल की प्रशासनिक असुविधा, माने बहुत बड़ा हो गया है बंगाल, इसलिए उसे बांट रहा हूं, है ना। लेकिन वास्तविक उद्देश्य क्या था, वास्तविक उद्देश्य, तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चंस का जवाब देना हो तो आपको जवाब वास्तविक से देना है, भारतीय दृष्टिकोण से देना है। और वास्तविकता भी यही, एनालिसिस भी आया और इन अंग्रेजों के क्रियाकलाप भी आगे यही बताए। वास्तविक उद्देश्य था बंगाली राष्ट्रवाद को तोड़ना, बंगाली राष्ट्रवाद को तोड़ना, ये इनका रियल गेम था। ठीक है, तो ये जानिए, इसी पर्पज से ब्रिटिश संसद में 3 दिसंबर, माने इसका प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब रखा गया, तो
जी के आप ध्यान दीजिए, विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पेश हुआ तो कब पेश हुआ, तो ये आपको ध्यान देना है ना। 1903 में पेश हुआ, दिसंबर 1903 में पेश हुआ, 3 दिसंबर 1903, 3 दिसंबर 1903 में यह प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में पेश हुआ और यह प्रस्ताव 20 जुलाई 1905 एडी को ब्रिटिश संसद ने पारित कर दिया, है ना, कि ऐसा हम करेंगे। और इसके लिए तिथि क्या निर्धारित की, इसका तिथि क्या निर्धारित किया, 16 अक्टूबर 1905 ये डेट निर्धारित की कि बंगाल विभाजन हम इसी दिन लागू कर देंगे। तो जरा समझिए, ये पूरी बेसिक जानकारी मैंने आपको दी, एग्जाम व्यू से बड़ा महत्वपूर्ण फैक्ट है ये, है ना, कि विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत हुआ, तो आपका जवाब होगा 3 दिसंबर 1903 एडी को। और ब्रिटिश संसद ने इस प्रस्ताव को पारित कब किया, यह भी क्वेश्चन आ सकता है। तो 20 जुलाई 1905 एडी को यह प्रस्ताव पारित हो गया। और इस दिन माने यह भी निर्धारित हुआ कि हम किस दिन इस प्रस्ताव को अप्लाई कर देंगे, लागू कर देंगे इस निर्णय को, तो 16 अक्टूबर। तो अब जैसे ही बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ब्रिटिश संसद में प्रस्तुत हुआ तो धीरे धीरे भारतीयों में भी कौतूहल आई, भारतीयों का क्या रिएक्शन था। तो मैं आपको अब थोड़ा सा भारतीय रिएक्शन के बारे में बात करना चाहूंगा, है ना। और पहले मैं ये चाहूंगा कि बंगाल विभाजन लागू होने से पहले भारतीयों ने क्या रणनीति बनाई उसे जान लिया जाए। उसके पश्चात फिर बंगाल विभाजन कैसे किया गया और उसके पश्चात कांग्रेस के लीडरशिप में क्या वर्क किया गया। तो चलिए 1 by 1। तो ध्यान से समझिए, ये अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, लेकिन ये गंदगी यहां पर ये थी कम्युनल डिवीजन, कम्युनल डिवाइड, सांप्रदायिक आधार पर बांटने का प्रयास किया। तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध सबसे पहला प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ वो बहिष्कार का था। कृष्ण कुमार ने संजीवनी पत्र में प्रस्तुत किया था। तो समझो 13 जुलाई, ऐसा लिखते हैं, बंगाल विभाजन के प्रस्ताव के विरुद्ध 13 जुलाई 1905 एडी में कृष्ण कुमार ने, माने बंगाल के प्रसिद्ध वकील थे, प्रसिद्ध ऑडिटर भी थे, कृष्ण कुमार ने संजीवनी नामक पत्रिका में सर्वप्रथम बार बहिष्कार प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। बहिष्कार प्रस्ताव पारित करने का या चालू करने का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? जब ब्रिटिश संसद में ऐसा लग रहा था कि यह विभाजन पारित हो जाएगा, तो
तो ये जो कृष्ण कुमार जी थे, इन्होंने संजीवनी नामक पत्रिका का ये प्रकाशन करते थे। इसी में 13 जुलाई को बहिष्कार प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव रखा था और फिर इसके विरुद्ध 7 अगस्त, देखिए और तैयारी हुई, बंगाल विभाजन के विरुद्ध कोलकाता के टाउन हॉल में कासिम बाजार के महाराजा कासिम बाजार समझ रहे हैं, कोलकाता में अंग्रेजों की यहां फैक्ट्री भी थी। तो कासिम बाजार के महाराजा मणिंद्र चंद्र नंदी ने स्वदेशी प्रस्ताव, मणिचंद्र नंदी ने 7 अगस्त 1905 एडी को 7 अगस्त 1905 एडी को स्वदेशी प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो ये बेसिक तैयारी है ना। संजीवनी में कृष्ण कुमार ने बहिष्कार प्रस्ताव रखा और कासिम बाजार के महाराजा मणिंद्र चंद नंदी ने स्वदेशी प्रस्ताव रखा कि हम बहिष्कार के विरुद्ध स्वदेशी को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो अब ये चीजें हो गई। उधर दूसरी तरफ इसके विरुद्ध कांग्रेस ने भी तैयारी शुरू की। कांग्रेस के वाराणसी अधिवेशन में, है ना, गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में जो अध्यक्षता में आयोजित हुआ, वहां पर स्वदेशी और बहिष्कार प्रस्ताव मदन मोहन मालवीय ने प्रस्तुत किया था। हालांकि यह प्रस्ताव वहां पारित नहीं हो पाया, है ना। और कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पारित किया। आपको जानकारी मैं देना चाहूंगा, कांग्रेस के अपने कोलकाता अधिवेशन में, है ना, 1906 एडी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, कब 1906 एडी में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कोलकाता में आयोजित प्रस्ताव में, माने कांग्रेस के अधिवेशन में स्वदेशी, स्वराज, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार जैसे 4 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। कौन कौन से? माने 1906 में प्रस्ताव कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में, माने यही बनाया गया, स्वदेशी, स्वराज, इसी कहीं कहीं स्वशासन भी कहते हैं, तो गलत नहीं है, राष्ट्रीय शिक्षा एवं बहिष्कार, ये चारों प्रस्ताव 1906 एडी के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में पारित कर दिए गए। अर्थात इसका यह मतलब था कि अब हम स्वदेशी, स्वशासन और अपनी स्वयं की शिक्षा नीति को आगे बढ़ाएंगे और विदेशी विचारधारा का बायकॉट करेंगे। हालांकि विदेशी विचारधारा के बायकॉट के मुद्दे पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर, जो बंगाल विभाजन के बहुत बड़े विरोधी थे, गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जी नाराज थे। इनका मानना था कि प्राच्य और पाश्चात्य के संगम से एक बढ़िया माने आधुनिक विचारधारा का उदय होगा। जैसा कि राजा राम मोहन राय चाहते थे, तो वो बहिष्कार को पसंद नहीं करते थे। उनका मानना था कि बहिष्कार नहीं होना चाहिए, संगम होना चाहिए। तो ठीक है, तो ये मैंने आपको बताने का प्रयास किया।
अब कई ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा के मामले में भी बड़ा काम किया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले 1906 एडी में भारतीय प्राच्य कला संस्थान, और राष्ट्रीय शिक्षा की बात करूं तो शशिपद बनर्जी साहब ने राष्ट्रीय शिक्षा की बात की। तो थोड़ा मैं यहाँ पे आपको नोट कर दूं तो आप और बेहतर माने इस प्रस्ताव के समर्थन में और भारतीयों ने क्या क्या काम किया। तो देखिए मैं अब आपको बताना चाहता हूं, देखिए 1906 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर ने, अब जब स्वदेशी की बात आई, चित्रकला के क्षेत्र में अजंता जैसी कलाओं को बढ़ावा देने के लिए, बढ़ावा देने एवं कला में पाश्चात्य प्रभाव रोकने के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने 1906 एडी में प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की थी। तो मैं ये दर्शाना चाहता हूं, जो ये प्राच्य कला संस्थान था, माने एडी में भारतीय, ये जो प्राच्य कला संस्थान था, भारतीय प्राच्य माने ओरिएंटल प्राच्य कला संस्थान की स्थापना की। अच्छा, अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य ये था कि भारतीय जो ओरिएंटल आर्ट है, जैसे अजंता, एलोरा, बाग है ना, चित्तन वासल, सिगिरिया है ना, जोगी मारा, इन सब टाइप की पेंटिंग का प्रभाव हमारे यहाँ होना चाहिए। ये जो पाश्चात्य प्रभाव आ गया है, माने जो वेस्टर्न इफेक्ट, माने अंग्रेजों के आने से यूरोपीय प्रभाव आ गया, उसे रोका जाए। तो ये कहीं ना कहीं स्वदेशी से मोटिवेट थे। अब मैं राष्ट्रीय शिक्षा की बात करूं तो गुरुदास शशिपद बनर्जी साहब ने, है ना, 15 अगस्त 1906 एडी को राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की भी स्थापना की। तो ये कहीं न कहीं राष्ट्रीय शिक्षा की बात है ना, तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। 15 अगस्त 1906 एडी को शशिपद बनर्जी ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की थी, है ना। तो ये भी राष्ट्रीय था। ऐसे ही डांस सोसाइटी में भी काम हुआ। ऐसे ही मैं आपको बताना चाहता हूं, है ना, डांस सोसाइटी के अलावा भी जब मैं बात करता हूं तो कई ऐसे और मने कार्य हुए। जैसे प्रफुल्ल कुमार चंद ने बंगाल केमिकल स्टोर की स्थापना की। तो ये स्वदेशी एक माहौल बना। अरविंद घोष जो है मने कोलकाता हिंदू विद्यालय में प्रिंसिपल के पद पर कार्यकाल माने कार्यरत हो गए। तो ये मेरा ये बताने का उद्देश्य है कि यह जो बंगाल विभाजन है, इसके विरुद्ध स्वदेशी राष्ट्रीय शिक्षा बहिष्कार ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रूप से सामने आया और राष्ट्रीयता की विचारधारा टूटने के बजाय और मजबूत हुई। तो स्वदेशी के विरुद्ध हमारे यहाँ बड़ा जबरदस्त मूवमेंट हुआ। अब आइए थोड़ा सा, अब मैं स्वदेशी के साथ बंगाल विभाजन के विरुद्ध, है ना, स्वदेशी के लिए बहुत बेहतरीन मूवमेंट हमारे यहाँ चलाया गया। अब थोड़ी सी और बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अब देखिए कांग्रेस के नेतृत्व में सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने इस बंगाल विभाजन के विरुद्ध क्या निर्णय लिया। तो आइए सबसे पहले बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि हम आपको सामने लेके आते हैं कि बंगाल विभाजन अंग्रेजों ने 16 अक्टूबर को जो
किया वो किस रूप में किया, अब मैं आपको यह दर्शाना चाहता हूं। तो देखिए भाई, 16 अक्टूबर 1905 एडी को विभाजन लागू। तो ये विभाजन लागू किस रूप में हुआ, तो देखिए बंगाल के दो भाग बनाए गए, एक पश्चिम बंगाल है ना, और एक पूर्वी बंगाल। पूर्वी बंगाल ही आज बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये दो भाग में बटा। अब इसके विभाजन की कुटिलता समझिए, है ना। ये क्या बनाया गया, इसे हिंदू बाहुल्य बनाया गया। ये मैं कैसे कह सकता हूं, बता रहा हूं मैं फार्मूला, है ना। कुल जनसंख्या यहां कितनी थी, कुल जनसंख्या। अच्छा एक सेकेंड, चलिए पहले इसी को मैं बात करता हूं, है ना। कुल जनसंख्या, ठीक, चलो इसी के पहले बात कर लेते। 5 करोड़ 40 लाख, 5 करोड़ 40 लाख। अच्छा भाई, अब देखिए हिंदू बाहुल्यता में किस बेस पर बात कर रहा हूं, इसमें 4 करोड़ 10 लाख हिंदू थे, तो बाहुल्य हुआ कि नहीं हुआ, है ना। 1 करोड़ 20 लाख मुसलमान थे। शेष यहीं लिख दे रहा हूं, यहां आप समझ पाएंगे। शेष 1 करोड़ 20 लाख, 1 करोड़ नहीं सॉरी 4 करोड़ 20 लाख और 1 करोड़ 20 लाख मुस्लिम थे। तो हिंदू बाहुल्य नहीं हुआ, हो गया हिंदू बाहुल्य, है ना। अब ये बात आप समझिए, इसकी राजधानी कहां बनाई गई, कैपिटल कोलकाता। इसकी राजधानी कोलकाता बनाई गई। अच्छा, इसका प्रथम एलजी कौन बनाया गया, प्रथम गवर्नर, माने एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर, माने पश्चिम बंगाल का कौन पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया, वो एंड्रूज फ्रेजर। एंड्रूज फ्रेजर, फ्रेजर। ये पश्चिम बंगाल खेमे की बेसिक जानकारी मैंने दी। अब जरा पूर्वी बंगाल में आ जाइए, तो पूर्वी बंगाल में असम को भी जोड़ दिया, जबकि असम पहले अलग कर दिया गया था। यदि भाई प्रशासनिक असुविधा थी, तो प्रशासनिक असुविधा थी तो फिर आपको असम जोड़ने की क्या जरूरत थी। यदि प्रशासनिक असुविधा थी उसमें असम जोड़ने की क्या जरूरत थी। अर्थात दाल में कुछ काला था। दाल में यह काला था कि सांप्रदायिक आधार पर बांटना है। एक तरफ मुस्लिम बाहुल्य करेंगे, तो ये जो पूर्वी बंगाल था ये मुस्लिम बाहुल्य बनाया गया। मुस्लिम बाहुल्य कैसे, मैं अभी आपको बताता हूं। पहले आप इसकी कुल जनसंख्या को समझिए। कुल जनसंख्या, है ना। तो कुल जनसंख्या की जब मैं बात करता हूं पूर्वी बंगाल में, तो यह डेटा है 3 करोड़ 10 लाख का। 3 करोड़ 10 लाख का यह डेटा है, जो यह दर्शाता है कि इसमें ढेर सारे मुसलमान ही थे 3 करोड़ 10 लाख में। ओके, तो चला यहां जरा इस समझिए। 3 करोड़ 10 लाख, जिसमें 2 करोड़ 85 लाख मुसलमान थे। 2 करोड़ 85 लाख मुसलमान थे, शेष हिंदू थे। तो हम इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि मुस्लिम बाहुल्य है। 2 करोड़ 85 लाख मुसलमान थे और थोड़े मोड़े हिंदू थे। तो एक तरफ हिंदू बाहुल्य कर दिया और एक तरफ मुस्लिम बाहुल्य, अर्थात हिंदू वर्सेस मुस्लिम डिवीजन था। ये इसकी कैपिटल ढाका को बनाया गया। इसकी कैपिटल किसे बनाया गया, ढाका, माने आज बांग्लादेश वाला ढाका, है ना। इसका जो प्रथम एलजी था वो ब्रूमफील्ड था। इसका प्रथम एलजी ब्रूमफील्ड फुलर, प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर, है ना। तो ब्रूमफील्ड था इसका। यह जीके के लिए बड़ा महत्वपूर्ण आपके लिए होगा, जीके के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा। कभी भी
आप किसी भी परीक्षा में आप इसका यूज कर सकते हो। इसकी कैपिटल कोलकाता, इसका प्रथम एलजी एंड्रू फ्रेजर, इसकी कैपिटल ढाका, इसका प्रथम एलजी ब्रूमफील्ड। तो अब इसके विरुद्ध जो कांग्रेस ने आवाज उठाई वो क्या उठाई, उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करूं। ये समझ गए होंगे पूरी तरीके, पूरी उम्मीद है कभी भी जीवन में अब आप गलत नहीं करेंगे। बस इस डेटा को माइंड में सेट रखिए, कभी भी गलतियां आप नहीं करोगे और बेहतर तरीके से आप इसका जो है निर्माण करेंगे आप अपना। और बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित कोई भी आंकड़े आप गड़बड़ नहीं करेंगे। अब जरा देखिए कांग्रेस ने इसके विरुद्ध क्या किया, भारतीयों ने इसके विरुद्ध क्या किया। तो देखिए बंगाल विभाजन के विरुद्ध एस.एन. बनर्जी के नेतृत्व में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। एक बड़ा काम। दूसरी चीज भी गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया था, गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने सुझाव दिया कि 16 अक्टूबर 1905 एडी को समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाने के अलावा राखी क्यों माना जाता है? एक दूसरे की रक्षा के लिए राखी दिवस मनाया गया। ये गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर जी का सुझाव था। भाई शोक दिवस इसलिए कि हम बंगालियों के लिए यह दुर्भाग्य है कि दो भाग हो रहा, और राखी दिवस इसलिए कि हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, रक्षा बांधेंगे और कभी अलग नहीं होंगे। ये सांकेतिक मैसेज था कि हम बड़े दुखी हैं कि बंगाल बांटा गया और हम ये भी प्रयास करेंगे कि इनके बांटने से हम बंटने वाले नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को राखियां बांधकर हम जुड़ेंगे। तो ये बड़ा मैसेज था और धीरे धीरे ये माहौल पूरे देश में फैल गया। आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं कि बीजी तिलक ने इसे पुणे और महाराष्ट्र में फैलाया, लाला लाजपत राय ने इसे पंजाब से लेकर लखनऊ तक फैलाया, एन.एस. बेंद्रे साहब ने, हैदर रजा साहब ने इसे दिल्ली के आसपास फैलाया। तो मेरा ये बताना आपको है कि धीरे धीरे लगभग इसने पूरे महाराष्ट्र से लेकर बंगाल और उत्तर भारत को स्वदेशी आंदोलन ने चपेट में ले लिया। अंग्रेजों के होश उड़ गए कि बंगाल विभाजन हमने जिस सांप्रदायिक आधार पर किया था लड़ाने के लिए तो हो ही नहीं पा रहा है। तो अंग्रेजों ने अंततः इसके विरुद्ध नई चाल चली और नई चाल चलते उन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना करा दी और धीरे धीरे सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया, हिंदू वर्सेस मुसलमान का निर्माण कर लिया और स्वदेशी आंदोलन अपनी धारा में चलता रहा। अब हाँ, 1908 के बाद स्वदेशी आंदोलन कमजोर होने लगा क्योंकि कृष्ण कुमार और ये जो बीजी तिलक साहब हैं इन सबको गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। तो धीरे धीरे यह आंदोलन कमजोर होने लगा। उधर मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाने से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अंग्रेजों की बहुत बेहतर हो गई। अंततः क्योंकि बंगाल विभाजन का हमारे यहाँ विरोध हो रहा था, इसीलिए 1911 एडी में जब जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम और उनकी महारानी दिल्ली में आए थे, तो 1911 एडी में बंगाल विभाजन रद्द करने का दिल्ली दरबार में निर्णय लिया गया था और इसे पूर्ववत स्थिति में लागू कर दिया गया। बंगाल विभाजन रद्द किया गया 11 में और इसे लागू किया गया 1 अप्रैल 1912 से। असम अपनी पूर्ववत स्थिति में चला गया 1912 में, जैसे 1874 में था। फिर इसी दौरान 1912 में एक और बंगाल से काट करके एक और स्टेट का निर्माण हुआ जिसे बिहार कहते हैं, है ना। तो कुल मिलाकर ये बंगाल विभाजन और उसका स्वदेशी इफेक्ट है जो विभिन्न परीक्षाओं में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोगी होगा। और आपको जानकारी मैं देना चाहता हूं कि इस चैनल
अनन्या एकेडमी के माध्यम से हम लोगों का सतत प्रयास है कि आपको उच्च गुणवत्ता एक तो जानकारी दिया जाए, जिससे आपका सर्वोच्च विकास हो पाए। और इसी प्रकार की जानकारियां लेकर मैं लगातार उपस्थित होता रहूंगा। तो इतिहास आपके लिए इंजॉय होगा, नॉलेजेबल होगा। अब ये बोरिंग का काम नहीं होगा, जैसा कि इतिहास आते ही लोग कहते थे नींद आने लग रही। लेकिन चैलेंज करता हूं कि इतिहास पढ़ने के पश्चात, मेरे द्वारा पढ़ाने के पश्चात, नींद उद सब गायब हो जाएगी, माइंड रनिंग सिस्टम में हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है, आप जुड़ के देखिए। थैंक यू वेरी मच।